हेलो व्यूअर्स। हम लोग पब्लिक स्पीकिंग सीरीज शुरू किए थे। तो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम बॉडी लैंग्वेज पे और किस तरह से हमारा थॉट और हमारा जो कम्युनिकेशन है एक टाइम पे थॉट प्रोसेस और जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी बातें आप किसी को जब कहते हो, वो टारगेट ग्रुप को कह रहे हैं या इंडिविजुअल को कह रहे हैं, तो 90% आपका बॉडी लैंग्वेज उसमें इफेक्टिव होता है, 90%। इस बॉडी लैंग्वेज के अंदर आई कांटेक्ट भी आता है। मीन्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हो जाता है, आपके जाते ही उसका जो एरिया है वो 90% है। बाकी जो आपके शब्द हैं, वो सिर्फ़ 10% है। इस 90% के अंदर ही आता है आई कॉन्टैक्ट एंड जो आपका बोलने का तरीका है। तो 55% के आसपास आपका बॉडी लैंग्वेज, स्टेज पे आपका अपीयरेंस और इधर 33% आपका जो हाई एंड लो पिच को पकड़ने का या फिर टोन आपका, और जो 2-3% है वो है आपका बाकी का जो बॉडी लैंग्वेज का जो पोस्चर है, आपका जो गेस्चर है एंड बाकी के जो बचते हैं, उतने ही आपके शब्दों की वैल्यू है, कंटेंट की वैल्यू है। एक्चुअली कंटेंट तो बेहतर होना चाहिए, लेकिन कंटेंट बेहतर होने के साथ-साथ कंटेंट डिलीवरी एंड कॉन्फिडेंटली स्टेज पे परफॉर्म करना, कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, देखते हैं इसमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक कि हम कैसे बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने कंटेंट को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और बेहतर आउटकम मिल सकता है हमें ऑडियंस से। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये कि टारगेट ग्रुप आपका कितना बड़ा है। यदि टारगेट ग्रुप आपका 30, 40, 50 ऐसे छोटा-सा है, तो फिर आप ओपन हैंड मूवमेंट तो रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओपन हैंड मूवमेंट रखें। ओपन हैंड मूवमेंट के से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है कि प्रत्येक ऑडियंस से आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। पोडियम को पकड़ के यदि आपका छोटा ग्रुप है तो ना बोलें। पोडियम के पास जाके खड़ा होके, हाँ, शुरू में प्रैक्टिस के लिए पोडियम अच्छा हेल्पफुल एक सहारा हो सकता है कि आप वहाँ खड़े होके खुद को कवर करके बोल सकते हैं। यदि आप अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, तो वो आपको एक हेल्प के रूप में, एक टूल के रूप में काम कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही पोडियम को छोड़ दीजिए, और यदि टारगेट ग्रुप मैक्सिमम 50 तक है, तो ऑडियंस के प्रत्येक ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट के साथ बातचीत कीजिए और अपना हैंड मूवमेंट बहुत क्लोज़ नहीं रखना है और ओपन भी बहुत ज़्यादा कम, छोटे ग्रुप में ओपन नहीं रखना है। आपका ऑडियंस जितना बड़ा है, मान लीजिए कि 500 600 ऑडियंस है। जितना बड़ा ऑडियंस ग्रुप है, उतना ज़्यादा हैंड मूवमेंट होना चाहिए, उतना ओपन हैंड मूवमेंट होना चाहिए। ज़्यादा ऑडियंस हो तो आप प्रत्येक के साथ आई कॉन्टैक्ट यदि नहीं कर पाएँगे तो रो वाइज़ आई कॉन्टैक्ट करें। यदि एक रो में भी आप कुछ लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक ऑडियंस को आप देख रहे हैं, और आप जितना आई कॉन्टैक्ट में रह के कॉन्फिडेंटली अपने कंटेंट को देंगे, उतना ही ऑडियंस के भी दिलों तक बात जाएगी और आपको रिप्लाई एंड आउटकम उतना ही बेहतर मिलेगा। ओके? तो आई कॉन्टैक्ट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। हो सकता है कि स्टार्ट करने में थोड़ा-सा दिक्कतें आती है, कभी ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, या कुछ आपको लगे कि ऑडियंस इग्नोर कर रही है, तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करें? यदि उस तरह का सिचुएशन है और आप किसी भी कारण से स्टेज पे जाने के बाद अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं,
तो उन्हीं ऑडियंस की तरफ देखिए जो फ्रेंडली हैं और जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। धीरे-धीरे आप कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे और फिर आप बाकी ऑडियंस को भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, जो न एक थॉट प्रोसेस बोलने की स्पीड के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसकी बात आती है कि नए-नए स्पीकर्स के साथ क्या होता है ना, और कई साल बोलने के बाद भी होता है ऐसा, कि हम बताते-बताते अरे ये भी बताना है, अरे वो छूट गया, वो बताना था, वो रह गया। इस तरह के विचार आते हैं और लास्ट में ठीक से हम कुछ भी नहीं बता पाते हैं और मिक्सिंग हो जाती है बातों की और आउटकम कुछ निकल के आ नहीं पाता है। तो वैसे स्थिति से बचने का जो बेहतरीन तरीका है, वो है तैयारी के दौरान लिखना। मीन्स हम क्या बोलने वाले हैं, क्या कंटेंट, फाइनल प्रिपरेशन पीपीटी बना लिया आपने, कंटेंट डिलीवरी का पूरा प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद बिना देखे, बिना बिना किसी हेल्प के आप पेन पेपर उठाइए और आप एग्ज़ैक्टली क्या स्टेज पे बोलने वाले हैं, उसको लिखना शुरू करिए। ये लिखना कोई आपके राइटर बनने के लिए नहीं है, अच्छे स्पीकर बनने के लिए है। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो जो थॉट प्रोसेस आपका जल्दी-जल्दी आता है, बोलने में पिच पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही आपके थॉट प्रोसेस स्लो होने लग जाएँगे। जब हम लिखते हैं ना, तो जितनी तेज़ी से हम सोचते हैं, उतनी तेज़ी से तो लिख नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है ना, उसी बात को हम रिपीट सोचते हैं, फिर रिपीट सोचते हैं, फिर रिपीट सोचते हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस स्लो होके हमारे जो हैंड मूवमेंट है, जो राइटिंग मूवमेंट है, उससे कोऑर्डिनेट कर जाता है। जब थॉट प्रोसेस आपका हैंड से कोऑर्डिनेट कर गया, हैंड मूवमेंट से कोऑर्डिनेट कर गया है, तो फिर आपके माउथ से और आपके स्पीकिंग से भी वो कोऑर्डिनेट आसानी से कर जाएगा। और यदि आप जो भी बोलने वाले हैं, उसे पहले यदि एक बार आप लिख लेते हैं बिना किसी मदद के, मीन्स पीपीटी से कॉपी नहीं करना है, पढ़ना नहीं है बार-बार। एग्ज़ैक्टली एन मोमेंट से कुछ देर पहले आप एक बार चीज़ों को यदि लिख लेते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि वो आपके ब्रेन में वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़ीड रहती है और डाटा जो आप देना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हैं, वो सिलसिलेवार ढंग से जैसे आपने लिखा होता है, लगभग उसी टाइप से प्रॉपर प्रोसेस में आप बोल भी पाते हैं। तो अच्छी स्पीकिंग के लिए, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है राइटिंग। यदि हम राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने थॉट पे वर्क करें कि हम क्या सोच रहे हैं और उसको लिखना शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सेमिनार आयोजित करना है और सेमिनार आयोजित करना है किसी ऐसे टॉपिक पे जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली सेमिनार है तो कुछ यूनिक टॉपिक हो सकता है। अभी मान लेते हैं कि सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट पे सेमिनार आयोजित करना है। अब सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं। आप जैसे ही स्टेज पे जाएँगे आपको कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा कि कौन-कौन सा बच्चा कितने तरह का चैलेंज है, दिस है, दैट है। लेकिन यदि एक बार बैठ के सारी तैयारी के बाद आप अपने विचारों को लिख लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली 10 मिनट, 15 मिनट में मुझे क्या बोलना है और क्या, या जो भी टाइम ड्यूरेशन हो, 2 घंटे का भी लेक्चर हो, तो क्या बोलना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से बातें करनी है, ऑडियंस कौन है, उसके माइंड लेवल पे जाके, यदि सुनने वाले पेरेंट्स हैं, ग्रामीण एरिया के हैं, तो उसके उन लेवल पे जाएँगे। यदि सुनने वाले प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो उनके लेवल पे जाएँगे। तो उस लेवल पे जाके हम टॉपिक को नॉर्मलाइज़ करेंगे, अपनी बातों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने विचारों को उस तरह से लिखेंगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। स्टेज पे जाने के दौरान आपको वापस पीपीटी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस अपने विचारों पे कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सारी बातें आपके ब्रेन में फ़ीड रहेंगी और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिलीवर होगा। दूसरी चीज़ है कि लिखने का एक और प्रॉफ़िट है
कि आप चूँकि उस पे सोचते हैं एक और बार सारी तैयारी के बाद, तो फिर जो पिच है ना वो अनावश्यक तरीके से नहीं टूटती है। जहाँ पे आपको पॉज़ लेना है वहीं पॉज़ लेते हैं, क्योंकि लिखने में आप वहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। तो माइंड ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है। जहाँ पे पिच हाई करना है, हाई हो जाता है, लो करना है, तो लिखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं अच्छे स्पीकिंग के लिए। तो राइटिंग ज़रूर करें, फालतू के बातों से बचने के लिए स्टेज पे जैसे क्या होता है ना कि कई बार या तो बहुत स्पीड में थॉट आता है, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बोलते-बोलते ट्रैक चेंज होने लग जाता है और मन में हड़बड़ाहट हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि शब्द नहीं मिलते हैं, तो वैसे में ऐसी आवाज़ें मतलब स्पीकर को आप देखते होंगे हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे गैप फ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ सेंटेंसेस, कुछ ना कुछ साउंड यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएँगे यदि लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो। दूसरी बात है जो कि मैंने पहले ही कही थी कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर आई कॉन्टैक्ट पे बातचीत हो चुकी है। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रत्येक ऑडियंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे भीड़ कितनी भी हो, अच्छी बात है, ज़्यादा ऑडियंस होंगे तो और अच्छी बात है। कोशिश करनी है कि प्रत्येक ऑडियंस से आई कांटेक्ट हो। यदि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा 500, 1000 या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन को आप एक बार एड्रेस कर रहे हैं, तो रो वाइज़ आई कांटेक्ट ज़रूर करें। यदि 50-60 ऐसे क्लासरूम में छोटे ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, तो सिंपली है कि प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक ऑडियंस से आई कांटेक्ट ज़रूरी है। उससे जब आप समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बातें उन्हें समझ में आती है और उन्हें लगता है कि हमारी हमें भी समझा जा रहा है, हमें भी समझाने की कोशिश की जा रही है, तो वो ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं आपकी बातों पे। जो तीसरी चीज़ बात की थी हमने वो है हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी कुछ बातें हैं, जैसे हैंड मूवमेंट ओपन तो होना चाहिए, लेकिन यदि छोटा ग्रुप है, तो बहुत ओपन हैंड मूवमेंट ऑड लगेगा। छोटे ग्रुप में हैंड मूवमेंट बहुत ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, जितना बड़ा ग्रुप हैंड मूवमेंट उतना ज़्यादा ओपन होना चाहिए, ताकि लगे कि हैंड मूवमेंट आपकी एनर्जी लेवल को दिखाता है। मान लीजिए कि हमें 20 लोगों को कुछ बताना है, तो उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं। यदि हम पूरा इस तरह से हैंड मूवमेंट पूरा ओपन हैंड मूवमेंट देंगे, तो वो लगेगा कि इतने से जगह में हम इतनी एनर्जी डाल रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना? तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी देनी है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हैंड मूवमेंट रखना है। तीसरी चीज़ है ऑलवेज़ स्माइल ऑन फेस। स्माइल ऑन फेस नकली नहीं होना चाहिए। इंटरनली आप जैसे घर में मुस्कुराते हैं, जैसे नॉर्मली आप हँसते-मुस्कुराते रहते हैं बिना स्ट्रेस के, वैसे मुस्कुराते यदि रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, खासकर ऑडियंस के बीच में जब रहें, सारी बातें भूल के ऑडियंस की बातों को समझें। उन्हें बताना जो चाह रहे हैं, जो आपका कंटेंट है, उस पे फ़ोकस करेंगे और स्माइल आपकी बनी रहेगी, तो ऑडियंस के यादों में भी बहुत समय तक रहेंगे और उनको आपकी बातें भी समझ में आएँगी। वैसे भी स्माइली फेस याद रहता है, तो स्माइल कभी अपना खोने ना दें, खासकर पब्लिक स्पीकिंग के समय। जो नेक्स्ट है वो है आपका ड्रेस। ड्रेस के लिए 2 तरह की बातें हैं, एक तो है कि टारगेट ग्रुप जैसा हो, उस टाइप का ड्रेसअप होना चाहिए। लेकिन उस टाइप का ड्रेसअप होने में यदि आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस टाइप के ड्रेस में काफ़ी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फ़ील करें, उसी टाइप का ड्रेसअप होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए, साथ ही एथिकल मतलब नॉन एथिकल तो ड्रेस कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप जो सोशल पैमाना है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए। यदि ड्रेसअप उसके अकॉर्डिंग होता है और ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता है और आप उसमें कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी एनर्जी पॉज़िटिव प्रेज़ेंस दिखाएगी और पॉज़िटिव प्रेज़ेंस ही 90% काम कर देती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने थॉट और अपने बोलने के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या करना है हमें? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ है आई कॉन्टैक्ट प्रत्येक ऑडियंस से। तीसरी चीज़ है ड्रेस अप ऑडियंस
एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेकिन खुद को भी कॉन्फिडेंट फ़ील हो वैसा। नेक्स्ट है ऑलवेज़ पॉज़िटिव प्रेज़ेंस। अब ये जो बातें एक चीज़ और है कि जब भी स्टेज पे जाएँ या क्लासरूम में कहीं भी जब बातचीत कर रहे हों, भले 3-4 लोगों को ही क्यों ना बता रहे हों, लेकिन जेब में हाथ रखकर, हाथ पीछे बाँध कर या इस तरह से हैंड को फ़ोल्ड करके कभी कुछ ना बताएँ, ये आपको एरोगेंस दिखाता है कई बार और कई बार अंडर कॉन्फिडेंट दिखाता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके पब्लिक स्पीकिंग करियर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का सीधा-सा मतलब है कि पब्लिक के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में, पीपल के बीच में जो कॉमन प्रॉब्लम है उस पे उनको सॉल्व करना या जो कंटेंट, जो चीज़ें आप पीपल को जो मैसेज इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट उन्हें देना। और वो तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हीं में से एक हैं और दिल से उन्हें बताना चाह रहे हैं। जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि लास्ट टिप और पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे बेहतरीन टिप है कि कुछ भी ना हो, कुछ समझ में नहीं आए, आप एकदम अचानक भी बोलना पड़े तो सीधी-सी बात है कि ऑडियंस की तरफ ध्यान दें, खुद के तरफ से ध्यान हटा लें। खुद की तरफ से ध्यान हटा लें, खुद की तरफ से जजमेंटल होना छोड़ दें, ईगो को बाहर छोड़ दें। ऑडियंस की तरफ ध्यान देंगे तो 80% बातें वहीं पे बन जाएँगी, भले ही आपने पूर्व तैयारी ना भी की हो तो। लेकिन जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी आई कॉन्टैक्ट की बात मैंने कही, जो भी गेस्चर, पोस्चर की बातें की, जो हमने स्माइल की बात की, ये सब स्टेज पे जाके नहीं सोचना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके बिहेवियर में आता जाएगा। स्टेज पे जाने के बाद या क्लासरूम में जाने के बाद आप हैं और आपके ऑडियंस हैं। बीच में बस एक ही चीज़ है कि आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे, ऑडियंस उसे ठीक से डिकोड करके, ठीक से आपका जो मकसद है, जो आउटकम आपको चाहिए, वो आपको मिल जाए। तो होपफुली समझ में आई होगी बात। और वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।